नमस्कार साथियों, मैं सतीश कुमार तिवारी आप सभी का घटना चक्र की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा सभी साथियों से ये हमारा अनुरोध है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक होगा वो भारत में व्यापारिक बैंक या इसको ये कह सकते हैं कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था। और भारत की बैंकिंग व्यवस्था जब हम पढ़ने चलते हैं साथियों, तो उसमें ये देखते हैं कि जो बैंकों का इतिहास रहा है भारत में, वो कब से स्टार्ट हुआ है, बैंकिंग व्यवस्था कब शुरू की गई है, कौन कौन से बैंक को का व्यापारिक बैंक में शामिल किया गया, और व्यापारिक बैंक कितने टाइप के होते हैं, और उसमें भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सबसे पहले किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद बैंकों का विलय कितना किया गया, आज भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी है, निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी है, और सर आखिर ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र के बैंक किसको कहा जाता है। जब इन सारे बैंकों के इतिहास के बारे में पढ़ लेंगे ना बच्चों, तब हम आपको ले चलेंगे केंद्रीय बैंक में। किसमें चलेंगे? केंद्रीय बैंक में। तो आइए सबसे पहले जब हम बैंकिंग व्यवस्था स्टार्ट करने चलते हैं तो क्या पढ़ना है उसको इसके बारे में समझा जाए। भारत में बैंकिंग व्यवस्था, जब हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि आखिर भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी, कि कौन सी बैंक आई थी, और उसके बाद कैसे कैसे बैंकों का विकास हुआ। तो सबसे पहले आप सभी को साथियों मालूम होना चाहिए कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में। कब बच्चों? ब्रिटिश शासनकाल में। ब्रिटिश शासन काल में सन 1770 में। किसमें? सन 1770 में अलेक्जेंडर 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 एंड कंपनी के द्वारा अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कोलकाता में हिंदुस्तान बैंक के नाम से खोला गया। किस बैंक के नाम से? हिंदुस्तान बैंक के नाम से खोला गया। अच्छा, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमें सर एक बात बताइए कि सर व्यापारिक बैंक किसको कहा जाता है, और व्यापारिक बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक किसको कहा जाता है, निजी क्षेत्र का व्यापारिक बैंक किसको कहा जाता है। तब तो हम आगे बात समझेंगे। पहली लाइन ही बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों, कि अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई थी वो किस बैंक से की गई थी, तो आप उत्तर क्या देंगे? उत्तर देंगे व्यापारिक बैंक से। किससे? तो आप सबसे पहले किस बैंक के बारे में पढ़ेंगे? व्यापारिक बैंक के बारे में। प्रश्न को खूब आराम से समझने का प्रयास किया करें साथियों, क्योंकि जब टॉपिक चलता है ना, तो उसमें ये ध्यान में रखते हुए भी हम चलते हैं कि आप सभी लोगों के लिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जा सकेंगे और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, मूल टॉपिक है हमारा, वो भारत में बैंकिंग व्यवस्था, और बैंकिंग व्यवस्था में सबसे पहले कौन सा बैंक? व्यापारिक बैंक। या इस टाइप का प्रश्न कैसे बन सकेगा सर, भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई केंद्रीय बैंक से, ग्रामीण बैंक से, निजी बैंक से, व्यापारिक बैंक से। आंसर सही क्या होगा? व्यापारिक बैंक से। पहला प्रश्न ही आंसर मिल गया व्यापारिक बैंक से। अब सर आखिर
आखिर व्यापारिक बैंक कहा किसको जाता है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें, आगे चल करके व्यापारिक बैंक की क्या परिभाषा होती है, किसको कहा जाता है, मैं चर्चा करूंगा। लेकिन यहां पर जो जानने चल रहे हैं वो ब्रिटिश शासनकाल में जब व्यापारिक बैंकों की स्थापना हुई, व्यापारिक बैंकों की शुरुआत की गई, तो किस बैंक से की गई थी वही चर्चा हमने लिखा है। यहां पे क्या लिखा है कि ब्रिटिश शासनकाल में सन 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कोलकाता में हिंदुस्तान बैंक के नाम से खोला गया था। अच्छा, अब इसे जो है ये हिंदुस्तान बैंक जो है ना बच्चों, इसे बाद में चलकर बंद कर दिया गया। इसे बाद में चलकर बंद कर दिया गया। आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बाद में चलकर बंद कर दिया गया। अब आखिर जब ये बंद हो गया तो इसके पश्चात को फिर हम हाईलाइट करते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ, इसके पश्चात अलग अलग पॉइंट में जानना है बातों को। इसके पश्चात 1806 में ही 1806 में कोलकाता में ही कौन सा बैंक खोला, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, बैंक ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से खोला गया। बैंक ऑफ बंगाल के नाम से खोला गया। किसके, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से खोला गया। अब देखिए, हिंदुस्तान जब बैंक बंद हुआ बच्चों, तो उसके बाद फिर कौन सा बैंक खोला गया, 1806 में कोलकाता में हिंदुस्तान बैंक के नाम से खोला गया। अब कैसे प्रश्न बनेंगे, थोड़ा धीरज रखें आप। फिर उसके बाद जब 1806 में कोलकाता में हिंदुस्तान बैंक खोला गया, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, इसी को 1809 में इसी को, सॉरी, इसी को इसी बैंक को 1809 में, किसमें बच्चों, 1806 में इसकी स्थापना की गई थी और 1809 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित कर दिया गया। 1809 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित कर दिया गया। कौन सा बैंक, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल इसे बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक घोषित कर दिया गया। तो आपको ताकि नोट्स भी बनाने में आसानी हो, हर टॉपिक का अच्छी तरह से नोट्स भी बनाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप अगर व्यापारिक बैंक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास के बारे में पूछा जाता है, तो आप आसानी के साथ कर सकेंगे। इसी बैंक को 1809 में ब्रिटिश सरकार ने किस बैंक के नाम से घोषित कर दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से। किस बैंक के नाम से, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, जो बहुत सारे बैंकों का क्या करेगी, बहुत सारे बैंक उसके अंडर में होंगे, तो उस बैंक का नाम रखा गया बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक। अब जब बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा काम किया इसके बाद, तो इसके पश्चात दो अन्य प्रेसिडेंसी, इसके पश्चात दो अन्य प्रेसिडेंसी बैंक और खोले गए। दो अन्य
प्रेसिडेंसी बैंक और खोले गए। दो अन्य प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए, जिसमें कौन कौन सा बैंक था? प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए कौन कौन सा? नंबर एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक। 1840 में 1840 में 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, और 1843 में 1843 में 1843 में बॉम्बे, बंगाल हो गया, बॉम्बे होगा, और तीसरा है मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया। किस बैंक के नाम से? मद्रास। यानी बहुत साफ साफ हमने लाइन में लिखाया है कि अगर बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत किस बैंक से की गई थी, तो 1770 में हिंदुस्तान बैंक के नाम से किसने खोला था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान बैंक के नाम से कहां खोला गया था? कोलकाता में खोला गया था, जिसे बाद में चलकर बंद हो गया। इसके पश्चात क्या हुआ? 1806 में कोलकाता में ही बैंक ऑफ बंगाल के नाम से दूसरा बैंक खोला गया। फिर इसी बैंक को 1809 में ब्रिटिश सरकार ने किस बैंक के नाम से घोषित कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक। अगर पूछा जाएगा बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल को बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में कब घोषित किया गया, तो आप उत्तर देंगे 1809 में। फिर इसके पश्चात दो अन्य प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए, 1840 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक और 1843 में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया। हुआ क्या बच्चों कि जो इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था, वो कब खोला गया था? 1806 में। इसी बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक का संबंध उत्तर प्रदेश से था। तो उत्तर प्रदेश का नाम अवध था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत में भारतीयों के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा बैंक खोला गया था, तो 1892 में अवध कमर्शियल बैंक के नाम से भारतीयों के द्वारा खोला गया था। तो यहां पर लिखिए, यहां पर हम इसको कह सकते हैं कि भारतीयों के द्वारा पहला बैंक जो खोला गया था। अब भारतीयों के द्वारा पहला बैंक अब अवध 1892 में लिखे, 1892 में अवध कमर्शियल बैंक के नाम से, अवध कमर्शियल बैंक के नाम से खोला गया। अवध कमर्शियल बैंक के नाम से खोला गया। अब बात इसमें रोचक क्या है? रोचक ये है बच्चों कि जो अवध भारतीयों के द्वारा जो पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक खोला गया था, ये ऑप्शन जो है गलत भी हो जाता है। ये गलत तब होता है कि जब ये पूछ लिया कि भारतीयों के द्वारा पूर्णतः पहला बैंक कौन सा खोला गया था, तब आंसर आपका अवध कमर्शियल बैंक नहीं होगा, तब आपका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। अर्थात 1894 में भारतीयों के द्वारा पूर्णतया पहला बैंक कौन खोला गया था? पंजाब नेशनल बैंक। तो सर फिर आपने क्यों यहां कंफ्यूज करके अवध कमर्शियल बैंक पहला लिख दिया?
इसलिए कि भारतीयों के द्वारा ही खोला गया था, लेकिन उसमें भारतीयों की देनदारी पूरी नहीं थी, अर्थात पूरी संपत्ति उसमें भारतीयों की नहीं लगी थी, इसलिए वो भारतीयों का पहला बैंक, पूर्णतया पहला बैंक नहीं हो सका। तो इस टाइप के भी बात को आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। तो अगर यहां पूछ लिया कि पूर्णतया पहला बैंक, तो पूर्णतया अवध कमर्शियल बैंक नहीं होगा, लेकिन पूर्णतया अगर आप कहा जाए कि पूर्णतया भारतीयों द्वारा, पूर्णतया भारतीयों द्वारा 1894 में, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के नाम से खोला गया। किस बैंक के नाम से? पंजाब नेशनल बैंक। दोनों का आंसर, दोनों आंसर आपको जानने होंगे। भारतीयों द्वारा जो बैंक का खोलने का प्रयास किया गया वो कौन सा? अवध कमर्शियल। पूर्णतया भारतीयों के द्वारा कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के नाम से खोला गया। अब आगे चल करके क्या स्थिति बनती है बच्चों, जरा उस पर ध्यान दें कि यही ब्रिटिश सरकार जो भारत में थी, ब्रिटिश सरकार ने 1921 में ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक आपने पढ़ा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, इन तीनों बैंकों को मिलाकर क्या कर दिया? एक कर दिया। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, अब देखिए सिस्टमैटिक ढंग से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर देखिएगा आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने उपरोक्त तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को, उपरोक्त तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर एक कर दिया। मिलाकर, अब कहेंगे कौन कौन से उपरोक्त तीनों? वही तीनों भाई, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, मिलाकर एक कर दिया। एक कर दिया, यानी कौन कौन से बैंक? बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, या यहां पे लिख सकते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी, या बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल तो यहां पर एक सब मिलाकर एक कर दिया। वो कौन कौन से, तो कौन कौन से प्रेसिडेंसी बैंक थे इसमें लिखें? क्या हो गया भाई श्याम बहादुर? बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल, बॉम्बे, बॉम्बे और मद्रास, इन्हीं तीनों को क्या कर दिया? मिलाकर एक कर दिया। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार उपरोक्त तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक कर दिया। कौन कौन से बैंक? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। और जब मिलाकर के एक कर दिया तो यहां पर जो इनका नाम रखा गया वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और तीनों को मिलाकर एक कर दिया
जब तीनों को मिलाकर एक कर दिया तो इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम 1921 में 1921 में तीनों को मिलाकर एक कर दिया, 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 तीनों को मिलाकर एक कर दिया और इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको बताऊं बच्चों, आप ध्यान से समझेंगे, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों के रूप में कार्य करती रही। क्या, तो यहां पर यह लिख सकते हैं, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में केंद्रीय बैंक, अब ध्यान से सुनेंगे, देश में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक और देश में केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों का कार्य करती रही, दोनों का कार्य करती रही। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कब तक करती रही, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जब इसका नाम बदलकर तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया तो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में किस बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों का कार्य करती रही। कब तक यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही है, जब तक कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना नहीं हो गई थी। और भारत में केंद्रीय बैंक जो है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे ही देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दिया जाता है, वैसे ही इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य को लेकर के किसको सौंप दिया जाता है, आरबीआई को सौंप दिया जाता है। किसको सौंप दिया जाता है मेरे भाई, आरबीआई को। तो यहां पर ये बात लिख सकते हैं कि यही जब ये दोनों केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों के रूप में कार्य करती रही, तो अब आगे चल करके क्या हुआ, जैसे ही यहां पर लिख सकते हैं कि जैसे ही देश में केंद्रीय बैंक जैसे ही देश में 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को जैसे ही देश में 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक, कौन सा बैंक, केंद्रीय बैंक, अर्थात
आरबीआई की स्थापना की कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, स्थापना कर दी जाती है तत्काल, तत्काल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, तत्काल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से तत्काल इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्यों को ले लिया जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य को लेकर केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य को लेकर आरबीआई को सौंप दिया जाता है। किसको? आरबीआई को सौंप दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। अब बच्चों जब आरबीआई को सौंप दिया जाता है तब क्या हुआ? अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक के रूप में कार्य करती रहेगी? अब व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक का कार्य उससे ले लिया गया। किसको दे दिया गया? क्योंकि केंद्रीय बैंक की स्थापना कब कर दी गई? 1 अप्रैल 1935 को। अब ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को जैसे ही देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना आरबीआई की कर दी गई, वैसे ही आरबीआई की स्थापना की गई, वैसे ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य ले लिया गया। अब किसको सौंप दिया गया? आरबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि केंद्रीय बैंक की स्थापना हो चुकी थी, हो गई। ठीक है, तो अब सिर्फ और सिर्फ किस बैंक के रूप में कार्य करता रहेगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक के। तो यहां पे लिख सकते हैं तब यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तब यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तब यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1935 से लेकर 1935 से लेकर 1954 तक निजी क्षेत्र के, किसके? निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में, व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। अब देखिए 1935 से लेकर 1954 तक यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश में अब किस बैंक के नाम से कार्य कर रही है? सिर्फ व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य कर रही है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन सा स्थापित किया गया था, व्यापारिक बैंक कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद बैंक 1865 में। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 1865 में निजी क्षेत्र का पहला बैंक व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य किया गया था। लेकिन जब 1935 से 1954 तक यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। तो सर आप क्यों 1865 जा रहे हैं, जब 1835 से 1854 तक कार्य की है यही भी, सॉरी मेरे भाई 1935 यहां कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं भाई, बार बार मैंने लिखा भी हूं। 1935 से 1954 तक कार्य करती रही। अब बात ये आती है 1935 से 1954 तक किस चीज का कार्य करती रही? यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसके रूप में? व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करती रही। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि निजी क्षेत्र का व्यापारिक बैंक की स्थापना, निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक कौन सा था, तो सबसे पहले ही स्थापित कर दिया गया था जब केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के रूप में आरबीआई कार्य करती थी। मेरे भाई थोड़ा लोड देना होगा दिमाग पर। 1865 में
इलाहाबाद बैंक की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन बाद में जब 1935 से लेकर 1954 तक कार्य की, तो उस 1954 तक निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य की। तो यहां पर हम बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे कि 1935 से 1954 तक निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य की, किंतु 1865 में ध्यान रखिएगा, किंतु 1865 में निजी क्षेत्र का पहला बैंक, निजी क्षेत्र का पहला बैंक कौन था? तो आपका उत्तर होगा पहला बैंक इलाहाबाद बैंक था। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। और जब 1935 आया तो 1935 से 1934 तक, 1935 से लेकर 1954 तक यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फिर निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य की है। लेकिन नेहरू सरकार ने क्या किया कि 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो सकेगी। यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि नेहरू सरकार ने नेहरू सरकार ने 1955 में 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेहरू सरकार ने इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रख दिया? इस नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस बैंक के नाम से जाना जाता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या पूछ लिया जाए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो पहले किस बैंक के नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों के नाम से कार्य करती थी, इसलिए दोनों के नाम से जाना जाता था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से बैंक शामिल किए गए, कौन सी प्रेसिडेंसी बैंक शामिल किए गए थे, ये भी हमने बता दिया, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है। तो अब यहां पर नेहरू सरकार ने जब 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। तो जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया, उसके पश्चात ही नेहरू सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी करना शुरू किया। क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है सर कि सबसे पहले आप व्यापारिक बैंक नहीं बताए, क्या होता है निजी बैंक नहीं बताए, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं बताए, ये सब तो बताओ। जैसे बताते चलूंगा, लिखाते चलूंगा, समझाते चलूंगा, हम तीनों काम एक साथ करेंगे। बताना सर, समझाना सर, लिखना सर एक ही बात है, अलग अलग बात है। समझाने का मतलब है समझ में आया कि नहीं, बताने का मतलब है कि बताया हूं, समझ में आए और चाहे न आए, और लिखने का मतलब आप जानते ही हैं लिखना। ठीक है। तो तीनों काम करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों बहुत सावधानी पूर्वक बात को समझना, क्योंकि ये सब पॉइंट हमने सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इस तरीके से वीडियो नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ डालिए, कहीं भी ढूंढ डालिए, मैं कह रहा हूं। क्योंकि जब मैं पढ़ाने चलता हूं ना, तो सबसे पहले मूल चीज पकड़ता हूं और उसके बाद वहां से हर बैंक के बारे में चर्चा करते हुए चलता हूं। तो भाई परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है। नेहरू सरकार ने 1955 में इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर क्या कर दिया? या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। ठीक है। चले, अब क्या हुआ
कि आगे चल करके नेहरू सरकार ने ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, जरा ये भी ध्यान से सुने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 3 चरणों में किया गया। कितने चरणों में किया गया? 3 चरणों में किया गया। तो उसके पश्चात 1955 के बाद नेहरू सरकार ने, यहां पर हम लिख सकते हैं कि 1955 में 1955 में ही नेहरू सरकार ने, कौन सी सरकार? नेहरू सरकार ने नेहरू सरकार 1955 में नेहरू सरकार ने ही यह किस कमेटी के सुझाव पर किया गया था? तो गोरवाला समिति के सिफारिश पर, गोरवाला समिति के सिफारिश पर, गोरवाला समिति के सिफारिश पर इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बदलकर क्या कर दिया था? एसबीआई कर दिया था। एसबीआई कर दिया था। एसबीआई कर दिया था। ठीक है। अब जब ये एसबीआई कर दिया बच्चों, तो उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीयकरण भी किया। जरा देखिए कि इन्होंने ही 1955 में ही और तत्काल 1955 में ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका तथा तत्काल, जुलाई यहां पर लिख सकते हैं, तत्काल 1955 में ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। किसका? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। देखिए, अगर पूछा जाएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब कर दिया गया? 1955 में। और 1955 में ही अगर पूछा जाएगा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया बच्चों? 1955 में ही। कि अच्छा, किस समिति के नाम पर इसका नाम बदला गया था सुझाव पर? तो गोरवाला समिति की सिफारिश पर। क्योंकि हमने एक एक पॉइंट रख दिया है बच्चों। ठीक है। अब आगे चल करके क्या होता है, जरा इसको देखिए। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा गला सूख जाता है बच्चों, थोड़ा पानी पीना पड़ता है। तो राष्ट्रीयकरण कर दिया। अच्छा सर, अब ये बताइए कि राष्ट्रीयकरण किसको कहा जाता है और निजीकरण किसको कहा जाता है? एक लाइन में जरा ध्यान से सुन लीजिए। राष्ट्रीयकरण किसको कहा जाता है? जब सरकार अपनी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना शुरू करती है तो उसे कहा जाता है निजीकरण। और जब सरकार निजी क्षेत्र के इकाइयों को खरीदना शुरू करती है तो उसे कहा जाता है राष्ट्रीयकरण। तो एक एक लाइन में निजीकरण और राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इसको भी जरा लिख लें ताकि कोई भी असुविधा आपको ना हो। राष्ट्रीयकरण क्या होता है और निजीकरण क्या होता है, तब हम आगे चलें कि राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया, किन किस बैंक का किया गया। पहले राष्ट्रीयकरण की परिभाषा तो जान ले बच्चों। राष्ट्रीयकरण चिल्ला रहे हो सर आप, हमें राष्ट्रीयकरण मालूम ही नहीं है। सरकार क्यों राष्ट्रीयकरण करती है हमें मालूम ही नहीं है। क्योंकि लोगों के, जब सरकार के
सरकार के हाथ में संसाधन हो जाएंगे और जब सरकार का स्वामित्व होगा उस संसाधन पर, तो उस पर अधिकार सभी लोगों का क्या होगा, समान होगा। इसलिए सरकार क्या करती है, राष्ट्रीयकरण करती है। और निजीकरण किस लिए करती है कि निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देती है और कहती है कि आप भी उत्पादन कर सकते हो और आप भी लाभ कमा सकते हो। ठीक है, तो पहले सरकार ने शुरू में राष्ट्रीयकरण किया और आज आप देख रहे हैं बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हर संसाधन, चाहे रेल हो, चाहे डाक हो, चाहे संचार हो, सबको क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रीयकरण, जब सरकार निजी क्षेत्र के इकाइयों को खरीदना शुरू करती है, इकाइयों को खरीदना शुरू करती है, जब सरकार निजी क्षेत्र के इकाइयों को खरीदना शुरू करती है तब उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तब उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। और निजीकरण किसको कहा जाता है सर, निजीकरण किसको कहा जाता है, जब सरकार निजी क्षेत्र के इकाइयों को, जब सरकार अपनी इकाइयों को, माफ करिएगा, जब सरकार अपनी इकाइयों को निजी क्षेत्र के हाथों, जब सरकार अपनी इकाइयों को निजी क्षेत्र के हाथों सौंपना शुरू करती है, तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, राष्ट्रीयकरण। अच्छा, अब राष्ट्रीयकरण निजीकरण क्या हुआ, आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अब आइए बच्चों चलते हैं कि आखिर व्यापारिक बैंक क्या हैं। और व्यापारिक बैंक आपने पढ़ाया अभी कि बैंक, सबसे पहले व्यापारिक बैंकों को ही भारत में खोला गया और किस बैंक को, हिंदुस्तान बैंक के नाम से खोला गया। फिर आगे चल करके क्या क्या इतिहास हुआ सब आपने बताया है। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले आप बता तो दो कि व्यापारिक बैंक होता क्या है और निजी क्षेत्र के व्यापारिक बैंक कौन है, राष्ट्र और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक कौन है और कब कब व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आइए बच्चों इसको भी देख लिया जाए। देखें, पहले आप ये लिखें व्यापारिक बैंक। क्या होता है व्यापारिक बैंक? सर व्यापारिक बैंक किसको कहा जाता है, जो जनता से, क्या, नंबर एक, आप सीधे कहेंगे, जो जनता से विभिन्न खातों पर उनकी जमाओं को स्वीकार करता हो, जो जनता से विभिन्न खातों पर उनकी जमाओं को स्वीकार करता हो,
साख सृजन प्रदान करता हो, साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन प्रदान करता हो, जनता और सब बैंक के बीच क्रेडिबिलिटी पर काम किया जाता है कि नहीं, उसी को कहा जाता है साख सृजन का कार्य करता हो। और नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्ध कराता हो, अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्ध कराता हो, ऋण उपलब्ध कराता हो, अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्ध कराता हो, मर्चेंट संबंधी सुविधा उपलब्ध कराता हो, मर्चेंट संबंधी सुविधा उपलब्ध, मर्चेंट मतलब समझते हैं व्यापारिक, व्यापारियों से संबंध, व्यापारियों के लिए मर्चेंट संबंधी सुविधा उपलब्ध कराता हो, मर्चेंट संबंधी सुविधा उपलब्ध कराता हो। नेक्स्ट, मर्चेंट संबंधी सुविधा उपलब्ध करा, और साथ में अब आप ये कह सकते हैं लाकर की सुविधा उपलब्ध कराता हो, लाकर यानी सुरक्षित तिजोरी जिसको कहा जाता है, लाकर की सुविधा प्रदान करता हो। नेक्स्ट, आप ये कह सकते हैं कि सरकार के एजेंट का कार्य करता हो, सरकार के एजेंट का कार्य करता हो, एजेंट का कार्य करता हो। सरकार के एजेंट का कार्य करता हो उसे कौन सा बैंक कहेंगे, उसे व्यापारिक बैंक कहेंगे। मेरे भाई यही है व्यापारिक बैंक की परिभाषा, यही है व्यापारिक बैंक की परिभाषा बच्चों, उसे व्यापारिक बैंक कहेंगे। ये हो गया आपका व्यापारिक बैंक। अब बच्चों बताइए कि सर व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किन किन चरणों में किया गया है। अब आइए राष्ट्रीयकरण पढ़ लेते हैं थोड़ा। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण, व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब कब किया गया है, 3 चरणों में किया गया है। अगर पूछता है आपसे कोई, 3 चरणों में किया गया है। तीन चरणों में किया गया। प्रथम चरण, प्रथम चरण में, प्रथम चरण में एसबीआई, एसबीआई और एसबीआई समूह के, एसबीआई समूह के 7 छोटे छोटे, 7 छोटे छोटे, 7 छोटे छोटे बैंक, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीयकरण जुलाई, राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया, 1955 में किया गया। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम चरण में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आपका उत्तर होगा एसबीआई और एसबीआई समूह के 7 छोटे छोटे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया मेरे भाई, 1955 में किया गया। अच्छा, एसबीआई समूह के 7 छोटे छोटे बैंक कौन से थे सर, तो आप उत्तर देंगे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ये 7 बैंक बच्चों आपके एसबीआई के साथ ही राष्ट्रीयकरण किए गए थे।
मेरे भाई 7 छोटे छोटे बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, जिस समय 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन इन्हीं में से आगे चल करके 2017 में जितने भी 7 छोटे छोटे बैंक थे उन सभी को मिला करके क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। अब सारे बैंक किस नाम से जाने जा रहे हैं, एसबीआई के नाम से। यानी पहले जो 8 एसबीआई और एसबीआई समूह के 7 बैंकों को ले लिया जाता था तो कितने हो जाते थे, 8। लेकिन अब उनको क्या कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। कब से, 2017 से। हालांकि 2005 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर दोनों को मर्ज किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इन 5-7 बैंकों का जो मर्ज किया गया, कब किया गया, 2017 में। ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरा चरण। दूसरा चरण, अब यहां पर ये लिखेंगे, सरकार ने 1969 में, कब, 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मेरे भाई 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहां पे ये लिख सकते हैं कि 19 जुलाई 1969 को 1969 में 14 सरकार ने, अच्छा इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सरकार ने कितने पूंजी से व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जो 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो कितने पूंजी से किया गया था मेरे भाई, तो यहां पर लिखिएगा, सरकार ने 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए को की चुकता पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी को आधार मानकर 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का चौदह बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हाँ, ध्यान रखिएगा, 14 बड़े व्यापारी, सरकार ने, यहां पर लिख लीजिएगा बच्चों, चाहे तो ऐसे लिख ले, सरकार ने 19 जुलाई 1969 को, अब ऐसे लिखिएगा, सरकार ने 1969 में 50 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी को आधार मान, चुकता यहां पूंजी लिख लीजिएगा मेरे भाई, चुकता पूंजी को आधार मानकर 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। और तीसरा चरण बच्चों, सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का
सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को, यहां पर पूंजी, यहां पर भी ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं। सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़, कितना, 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी को आधार मानकर, चुकता पूंजी को आधार मानकर चुकता पूंजी को आधार मानकर राष्ट्रीयकरण कर दिया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अगर पूछा जाएगा व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में किया गया था, तो आप मेरे भाई उत्तर देंगे 3 चरणों में किया गया था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? एसबीआई का किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1955 में किया गया था। और उसी समय एसबीआई समूह के भी 7 बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, बात को खूब गौर पूर्वक सुनिएगा बच्चों, जो दूसरा चरण था, दूसरे चरण में जो व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसमें भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सर क्या बताओ, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं भारत में किया गया था क्या? नहीं मेरे दोस्त, यहां पर आंसर गलत हो जाते हैं। अगर पूछेगा एग्जामिनर की भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस किस का किया गया था, तो आप तो कर दोगे, ठीक है। लेकिन भारत में व्यापारिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण की बात होती है, तो इस वास्तव में जो हुआ है वो 19 जुलाई 1969 को जो 14 बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी का नाम आता है। तो सर क्या एसबीआई का नहीं आता? एसबीआई भी व्यापारिक बैंक ही है, एसबीआई भी सरकारी भी है, और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन बात यह है कि वो भारत की बात कर रहा है। भारत में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की संख्या, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी राज्य का राष्ट्रीयकृत बैंक। इसलिए जब भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की बात आती है, तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। कितने पूंजी से किया गया था? 50 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी से किया गया था। सर ये 14 बैंक जो आपने बता दिया, इसका नाम नहीं लिया, कहीं भी किताब में देख लो, देख लो, हमें बताने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा। सर आप भी तो बता दो। अरे मेरे भाई, पीएनबी सुना है, बड़ौदा सुना है, देना सुना है, विजया सुना है, सेंट्रल ऑफ बैंक सुना है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सुना है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सुना है, पंजाब एंड सॉरी क्या कहते हैं, आपका बैंक ऑफ इंडिया सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये सारे के, केनरा बैंक सुना है, सिंडिकेट बैंक सुना, सबके सब 14 बैंक हैं। और इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। और द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अप्रैल 1980 में। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जो इनकी स्थापना की गई थी, वो कितने पूंजी से की गई थी? 200 करोड़ रुपए की। हमने लिखा भी है, 200 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी से इनकी स्थापना। चुकता पूंजी अगर समझ में न आए बच्चों, तो इतना ध्यान रखिएगा, पेड अप कैपिटल।
क्या पेड अप कैपिटल, यानी जो व्यापार का प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इस बात को भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना बच्चों, तो बैंकों के बारे में आगे चर्चा और अभी करेंगे। ठीक है, आज का क्लास बस बच्चों यहीं तक। थैंक यू।